आपको ये 14 तारीख तक शायद खत्म हो जाएगा, 3-4 क्लास और लगेगा, ठीक है। आज के बाद सिर्फ रोलिंग मोशन ही बच जाएगा आप लोगों का, बाकी चीज कवर हो जाएगा। मैं बता रहा था कि एंगुलर मोमेंटम लास्ट क्लास में बताया था, इसको बेस्ट प्रॉब्लम दिए थे करने के लिए। एंगुलर मोमेंटम बताया था क्या होता है, L इक्वल टू I इंटू ओमेगा, या फिर उसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन किए थे वेक्टर फॉर्म में, L इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस ऑफ P वेक्टर। P क्या था, लीनियर मोमेंटम था, ठीक है, जिसको हम लोग डिफाइन कैसे करते थे, तो P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। उसको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। जिस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ते थे हम लोग, मान लो किसी भी डायरेक्शन में अगर फोर्स जीरो है, ठीक है, किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में फोर्स क्या है, जीरो है, तो उस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इस तरह से यहाँ पे मान लो किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या हो, जीरो हो, किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है, जीरो हो, तो उस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, उसका एक्सिस के अबाउट कंजर्व रहेगा, ठीक है। यानी किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। या फिर कंजर्व भी बोल सकते हैं, दोनों बात क्या है, सेम ही है। कांस्टेंट बोले या कंजर्व बोले, मतलब डेल्टा अगर एल की बात करेंगे हम लोग, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। कांस्टेंट है, कंजर्व है, कहने का मतलब क्या होगा, जो चेंज होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। ये सब चीज हम लोग देखे थे, इस बेस्ट क्वेश्चन भी दिए थे, क्वेश्चन होप कि आप कर लिए होगे सबके सब, ठीक है। जब भी हम लोग डेल्टा एल इक्वल टू जीरो की बात करते हैं, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या आएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इक्वल टू क्या आएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। जब भी इनिशियल और फाइनल की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इस सम होगा, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है। जिसमें आप लेते हैं ना, मान लो कि 2-3 पार्टिकल है, तो सबका क्या करेंगे आप, समेशन करेंगे। उस तरह से फाइनल में भी क्या करेंगे, सबका समेशन करेंगे। ये बात समझ में आता है क्या आप बोल रहे हैं, ठीक है। मान लो 3-4 पार्टिकल हो, सबका इनिशियल मोमेंटम लेंगे पहले, ठीक है, Li1 Li2 Li3 सबका सम करेंगे, उसी तरह से सबका फाइनल मोमेंटम को सम करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग लीनियर में करते थे, एग्जैक्टली उसी तरह से करना है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते थे किसी भी एक्सिस के अलोंग, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, तो क्या बोलते थे, इनिशियल जितना भी लीनियर मोमेंटम होगा, इसका कहने का मतलब क्या होगा, हर एक पॉइंट का, हर एक पार्टिकल का इनिशियल लीनियर मोमेंटम हम लोग ऐड करते थे, उसको हम लोग फाइनल से इक्वेट करते थे। सेम काम यहाँ भी करेंगे, और इस पर क्वेश्चन भी दिया था, जैसे डिस्क है, मैन है, 2 मैन है, सबका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आप पहले निकालोगे, ठीक है। और देखना कि जिस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल रोटेट कर रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल रोटेट कर रहा है, क्या उस एक्सिस के अबाउट सबका टॉर्क जीरो है क्या। अगर सबका टॉर्क जीरो होगा, सबका टॉर्क जीरो होगा, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज करेगा, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज करेगा। हो सकता है कि M1 मैन का करे, हो सकता है डिस्क का कर जाए, हो सकता है कि मैन 2 का कर जाए। जैसे एग्जांपल देते ना, ऐसा वाला एग्जांपल देते हैं, मान लो डिस्क है, यहाँ पे एक मैन है M1, यहाँ पे एक मैन है M2, ये डिस्क मान लो इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो मूव करते करते यहाँ पे आ गया, मूव करते करते इधर आ गया। आप देखोगे हर किसी का टॉर्क में देखोगे तो इस एक्सिस का अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। इसका ले लो, M1G ले लो, इसका ले लो, M2G ले लो, चाहे इस डिस्क का मास ले लो, कैपिटल M, कैपिटल MG ले लो, सबका मास का देखोगे, सबका वेट का, सबका वेट का देखोगे, टॉर्क इस एक्सिस का अबाउट क्या आएगा, जीरो आएगा, इस एक्सिस का अबाउट क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, जो परपेंडिकुलर द प्लेन है, पासिंग थ्रू द सेंटर है, सारे फोर्स का टॉर्क देखोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट जो पार्टिकल का सिस्टम का है एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जब ये मूव करेगा, जब ये मूव करेगा, तो होगा इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा, लेकिन सबका सम करोगे तो क्या आएगा, इनिशियल और फाइनल दोनों कंडीशन में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, इनिशियल और फाइनल दोनों कंडीशन में सेम आना चाहिए। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तक समझ में आता है, बोलो हाँ ना कुछ भी, Yes, sir. ठीक है। तो ऐसा
ऐसा नहीं करने का मतलब है कि हर एक आप इंडिविजुअल पार्टिकल का करोगे, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम सेम रहेगा, ऐसा नहीं। जब भी हम लोग बोलेंगे तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, सिस्टम में जितना भी पार्टिकल रहेगा सबका एंगुलर मोमेंटम का आप सम करोगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी मोमेंटम टॉर्क के सब की बात करते हैं, ओमेगा की बात करते हैं, या फिर एंगुलर सिस्टम की बात करते हैं, तो किसी एक्सिस के अबाउट हम लोग देखते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट सिस्टम क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसी एक्सिस के अबाउट सारा कुछ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सारा चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसी में जिस तरह से हम लोग इम्पल्स बात करते थे, ठीक है, इम्पल्स की बात करते थे लीनियर में, उस तरह से यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स की बात करेंगे। क्या होगा बताओ, कुछ यहाँ पे नया नहीं होगा। अगर एंगुलर इम्पल्स की बात करें तो कैसे डिफाइन करेंगे एंगुलर इम्पल्स? बोला तो रोटेशन में सब कुछ आएगा। एंगुलर इम्पल्स की बात करेंगे तो कैसे आएगा? सबसे पहले लीनियर इम्पल्स की बात करो। लीनियर इम्पल्स कैसे डिफाइन करते थे हम लोग? नहीं याद है, संजना, श्रुति, बाकी दो लोग गायब है जी। लीनियर इम्पल्स की बात कैसे करते थे हम लोग बताओ? संजना, श्रुति, अरे लीनियर इम्पल्स बताओ क्या होता था? कहाँ ढूंढने चले गए? गूगल करने चले गए हैं? लीनियर इम्पल्स क्या होता था बताओ? नीली, नहीं बोलेगी हैं? भूल गए? क्या होता था सोच के बताओ, याद करो, क्या होता था लीनियर इम्पल्स? मोमेंटम से रिलेटेड ही कुछ होता था। चेंज इन मोमेंटम का होता था क्या? चेंज इन मोमेंटम का होता था? यस चेंज इन मोमेंटम, इसको ऐसे भी लिखते थे हम लोग, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, ऐसा लिखते थे हम लोग। सब भूल गए हो, सब भूल गए हो। मोमेंटम फोर्स इक्वल टू क्या होता था? फोर्स इक्वल टू dp बाई dt, फोर्स इक्वल टू dp बाई dt। यहाँ से हम लोग लिखे थे, ये सब चीज पढ़ा चुके हैं, फिर से लिखवा रहे हो। एफ डी टी इक्वल टू क्या आएगा? एफ डी टी इक्वल टू आएगा dp, तो अगर इंटीग्रेट करोगे एफ डी टी पे क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ जाएगा, ये हमारा इम्पल्स हो गया। क्या हो गया? इम्पल्स हो गया। ये सब कहानी लीनियर में पढ़ते थे, सब भूल जाते हो। इम्पल्स निकालना तो क्या करते थे? चेंज इन मोमेंटम, या फिर अगर फोर्स दिया हुआ है एज फंक्शन ऑफ टाइम एफ डी टी कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। दोनों चीज क्या है? सेम चीज है। लीनियर इम्पल्स की बात करते थे हम लोग, लीनियर इम्पल्स की बात करते थे, ठीक है। एंगुलर इम्पल्स कैसे डिफाइन करेंगे? डेल्टा एल। एंगुलर इम्पल्स डेल्टा एल डिफाइन करेंगे, सही है। और जैसे एंगुलर इम्पल्स की जब बात करते हैं तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? टॉर्क, संजना क्या हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? डीएल बाई डी टी। टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? dl बाई dt। जैसे लिखना वेक्टर फॉर्म में लिखना, वेक्टर फॉर्म में लिखो, नहीं लिखते इसका मतलब आप समझ के रखते हो टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ होगा, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा? dl बाई dt, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टॉर dt, टॉर dt इक्वल टू क्या आ जाएगा? dl, टॉर dt इक्वल टू क्या आ जाएगा? dl। अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टॉर dt क्या देगा हमको? इंटीग्रेशन ऑफ टॉर dt दे देगा हमको एंगुलर इम्पल्स, क्या देगा हमको? एंगुलर इम्पल्स। जिस तरह से लीनियर इम्पल्स डिफाइन करते थे, एफ dt करते थे वहां पे, यहाँ पे क्या करेंगे? टॉर dt। फोर्स को किससे एनालॉगी का, एनालॉगी बताया था, फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे टॉर्क से करेंगे, रोटेशनल मोशन में टॉर्क से करेंगे फोर्स को। क्या हो जाएगा? टॉर्क इनटू dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगुलर इम्पल्स, जिसकी वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा? तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा एल, या फिर इसको बोल सकते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम।
चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। कभी आपसे पूछे कितना इंपल्स हुआ, सडनली मान लो कि किसी का ओमेगा चेंज हो गया, सडनली मान लो कि ओमेगा चेंज हो गया, तो वहाँ पे सडनली मान लो वेलोसिटी चेंज हो जाता था, तो हम लोग इंपल्स पूछते थे वहाँ पे कितना होगा इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम निकालते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आप निकालोगे। जब भी यहाँ पे एंगुलर इंपल्स की बात करेंगे तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, कितना चेंज एंगुलर मोमेंटम में हुआ है। ठीक है, आई इंटू ओमेगा फाइनल माइनस आई इंटू ओमेगा इनिशियल। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये सब समझोगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो। नो सर। नो सर तो तुम लोग को रहता ही है, बाद में जब क्वेश्चन आता है तो भूल जाते हो, बाद में भूल जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आता है आप लोग को और पढ़ना होता है, कैलकुलेशन ऑफ हिंज फोर्स। कैलकुलेशन ऑफ हिंज फोर्स क्या होता है, हिंज फोर्स कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे देखते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ, ज्यादा नहीं आएगा इस पे क्वेश्चन, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, एक टाइप का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं बस यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ हिंज फोर्स, सबसे पहले तो हिंज फोर्स समझेंगे क्या होता है हिंज फोर्स। मान लो कोई ऐसा रॉड है, मान लेते कोई ऐसा रॉड है, और इस रॉड जिसको पढ़ाते हैं उसको जाके एक बार रिवाइज किया करो। मान लो ये रॉड इस तरह से एक स्ट्रिंग के बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से इस तरह से बंधा हुआ है। ठीक है, ये मान लेते हैं स्ट्रिंग है, और ये एंड मान लेते हैं इस तरह से, ये एंड इस तरह से फिक्स्ड है, जिसके वाट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, इसके वाट रोटेट ये कर सकता है, हिंज इसको बोलते हैं। ये क्या है, हमारा हिंज है। ठीक है, हिंज के थ्रू क्या है, इस तरह से फिक्स्ड है कि क्या कर सकता है, रोटेट करता है। ठीक है, ये जो एक्सिस है ये बनाया मैंने क्रॉस वाला एक्सिस, इस एक्सिस का वाट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, इस एक्सिस का वाट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। इसका लेंथ मान लेते हैं एल है, इसका मास मान लेते हैं रॉड का एम। ठीक है, तो मान लो कि ये सब सिस्टम क्या था, इक्विलिब्रियम में था। सिस्टम क्या था, इक्विलिब्रियम में था। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, ये मान लो कि कंप्लीट सिस्टम क्या है, अगर इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा, ऊपर की ओर टेंशन लग रहा होगा, ऊपर की ओर टेंशन लग रहा होगा, ऊपर की ओर टेंशन लग रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा एम जी, नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। ठीक है, एम जी कहाँ लगेगा, इसके सेंटर पर लगेगा, सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बोलते हैं। ठीक है, उस पॉइंट पे लगेगा एम जी। एम जी इधर लगा दोगे, एम जी इधर तो नहीं लगाओगे ना, एम जी कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। अब आपको स्पेसिफिक पॉइंट पे एम जी लगाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे या सेंटर ऑफ मास जो बोलते हैं। ठीक है, उस पॉइंट पे आपको एम जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एम जी कहीं भी लगेगा, एम जी हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा मास क्या होगा, इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो एम जी हम लोग यहीं पे लगाएंगे, इधर उधर मत लगा देना एम जी। इससे क्या दिक्कत होगा, तो रोटेशन में तो फर्क पड़ता है ना, अगर ये फोर्स यहाँ लगाए, ये फोर्स यहाँ लगाए, ये फोर्स यहाँ लगाए, तो अलग अलग पॉइंट पे लगाओगे तो क्या पड़ेगा, अलग अलग टॉर्क आएगा। ठीक है, एमजी स्पेसिफिकली आप कहाँ लगाओगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लगाओगे। ठीक है, और एमजी इस तरह से लगेगा चीज है कि अगर मान लो इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क भी जीरो होना चाहिए और नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या आप बोलोगे, क्या यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू एमजी लिख दे क्या हम लोग, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो क्या टॉर्क इक्वल टू एमजी हो जाएगा क्या, क्या बोलो, टॉर्क इक्वल टू एमजी हो जाएगा क्या, नहीं, टॉर्क इक्वल टू एमजी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, ये जो हिंज है ये भी क्या कर रहा हो, कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, ये जो हिंज है ये भी क्या कर रहा होगा, यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, उस हिंज फोर्स को हम लोग को कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हिंज फोर्स क्या होगा, मान लो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, हमको पता नहीं है, लेकिन उसका दो कंपोनेंट हम लोग मान सकते हैं ना, दो फोर्स मान सकते हैं। मान लो कि हिंज फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो है एफ एक्स। ठीक है, कहीं भी लग रहा होगा हिंज फोर्स, उसका दो कंपोनेंट आएगा, एक एफ एक्स आएगा, एक एफ आई आएगा। मान लो कहीं भी लग रहा था, इधर लग रहा हो या इधर लग रहा हो, कहीं भी लग रहा हो। ठीक है, हम रैंडम मान लेते हैं, कोई भी डायरेक्शन होगा, मान लो कि हिंज फोर्स का ये डायरेक्शन है, हिंज फोर्स का ये डायरेक्शन है। ठीक है,
हिंज फोर्स इधर की ओर लगा रहा है। हाँ मिली बोलो। सर फिर से बोलो समझा दीजिए, हिंज फोर्स समझ ही नहीं आया। हिंज फोर्स बेसिकली जो जहाँ पे पार्टिकल हिंज हुआ है, ठीक है, ये समझना इतना नेटवर्क क्या दिक्कत रहता है, गायब ही रहती है। जैसे मान लो कि आप किसी चीज को ऐसे हैंग कर रखे हो, इस चीज को यहाँ से हैंग कर रखे हो, तो ये कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा ना, ये कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। अरे किसी पार्टिकल से साथ कॉन्टेक्ट में, चाहे ऐसे मान लो कि इस तरह से लटका रखे हो, इस तरह से लटका रखे हो, यहाँ पे क्या कर रहा होगा, हिंज पे फोर्स लगा रहा होगा। यहाँ पे इस तरह से अगर लटका हुआ है तो एक कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, लगा रहा होगा नहीं लगा रहा होगा। यस सर। ठीक है, जहाँ पे हिंज किया हुआ है उसी फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करने को कितना फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, हमको यहाँ पे जैसे एग्जैक्टली डायरेक्शन नहीं पता, हिंज फोर्स का एग्जैक्टली डायरेक्शन हम लोग को नहीं पता, लेकिन हिंज फोर्स का दो कंपोनेंट हम ले सकते हैं ना, मान लो एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स और हिंज फोर्स का मान लेते हैं कि दो कंपोनेंट है, एफ एक्स है और एक एफ वाई है। अगर दोनों को अलग अलग हम लोग कैलकुलेट कर ले तो हिंज फोर्स निकल जाएगा। हिंज फोर्स को अलग अलग दोनों कंपोनेंट अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो, ठीक है। तो जैसे आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द हिंज फोर्स जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, अगर मान लो इस तरह से पूछे, क्वेश्चन इस तरह से है, कैलकुलेट द hinge force, just after cutting the string, ठीक है। मान लो अभी क्या कर दिया है, इस स्ट्रिंग को जस्ट कट कर दिया गया, यहाँ से स्ट्रिंग को क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया। कट करने के जस्ट बाद हिंज फोर्स कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, कितना होगा हिंज फोर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे कुछ आइडिया लग रहा हो। कटने के बाद क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो रॉड हमारा ऐसा हो जाएगा, रॉड तो हमारा ऐसे रहेगा जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, ठीक है। एमजी तो क्या लगेगा, एमजी यहीं पे लगेगा, एमजी फोर्स क्या लग रहा होगा, यहीं पे लग रहा होगा, जो कि कितना डिस्टेंस होगा, L/2 डिस्टेंस को होगा। अगर हिंज से देखेंगे तो L/2 डिस्टेंस पे होगा। अब इधर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, टेंशन फोर्स तो क्या हो गया, जीरो। जैसे स्ट्रिंग को कट करते हैं टेंशन क्या जाता है, जीरो हो जाता है, टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लग रहा होगा, तो एक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे एफ एक्स, एक फोर्स लग रहा होगा एफ वाई, जो कि हिंज का फोर्स है, एक लग रहा होगा एफ एक्स, एक लग रहा होगा एफ वाई, ठीक है। सबसे पहला काम तो क्या करना है अपने को, कट करने जब भी पूछे आपसे हिंज फोर्स निकालो, जिस भी कंडीशन पूछे, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सारा फोर्स सही सही लगा लोगे, सारा फोर्स यानी एफबीडी से बोलते हैं हम लोग, सही सही हर एक पॉइंट पे लगा लोगे, कहाँ कहाँ कौन सा फोर्स निकलेगा लगेगा, ठीक है, सारा फोर्स। और हिंज फोर्स को भी इस तरह से कंपोनेंट वाइज में लिख के आप लगा लोगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो भी हिंज फोर्स है, ठीक है, क्या होने लगता है, मान लो कि जैसे ही कट करेगा तो हिंज फोर्स कहीं ना कहीं लग रहा होगा ना इस डायरेक्शन में, उसका दो कंपोनेंट लिख लिया हम लोग, एक एफ एक्स लिख लिया और एक एफ वाई लिख लिया, ठीक है, एक एफ एक्स लिख लिया और एक एफ वाई लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे अबाउट हिंज, ठीक है, कैलकुलेट टॉर्क अबाउट हिंज, कैलकुलेट टॉर्क अबाउट हिंज। हिंज के अबाउट क्या करो, सारे फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करो, ठीक है। हिंज के अबाउट क्यों कर रहे हैं, इसमें एक फायदा होगा कि एफ एक्स और एफ वाई जो हिंज फोर्स है बेसिकली हिंज से जा रहा है, हिंज से जा रहा है, इस दोनों को टॉर्क हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा, इस दोनों को टॉर्क हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा। पहले बताया था आप किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल सकते हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल सकते हो, लेकिन वैसा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, वैसा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जहां पे आपको मिनिमम टॉर्क निकालना पड़े, ठीक है, यानी ऐसा पॉइंट जहां से मैक्सिमम फोर्स जा रहा हो, क्योंकि ऐसे पॉइंट के बाद क्या होगा, टॉर्क निकालना क्या होगा, आसान होगा। अगर ज्यादा फोर्स उसी पॉइंट से जा रहा है तो सबका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग पॉइंट इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को टॉर्क क्या करे, मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स का निकालना पड़े। यहाँ पे हमने हिंज फोर्स को, हिंज वाला जो पॉइंट है उससे के बाद टॉर्क लिखना है, ठीक है।
टॉर्क क्या होगा? तो अगर नेट टॉर्क की बात करेंगे, टी नेट की बात करेंगे, क्या आएगा? एफ एक्स का टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। टॉर्क ऑफ एफ एक्स प्लस टॉर्क ऑफ एक्स बाई प्लस टॉर्क ऑफ एम जी, कैपिटल एम लिखे टॉर्क ऑफ एम जी। इसका भी टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। इसका भी टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। अब बचेगा क्या? एम जी का टॉर्क। ठीक है, एम जी का टॉर्क क्या आएगा? तो आ जाएगा एम जी का टॉर्क एम जी इंटू एल बाई टू, एम जी इंटू एल बाई टू। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये क्लॉकवाइज आ जाएगा। डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज आएगा। और एफ एक्स और एफ वाई का टॉर्क क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है कि जो नेट टॉर्क होता है, ठीक है, जो नेट टॉर्क होता है किसके बराबर होता है? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? आई इनटू अल्फा। टॉर्क और एंगुलर एक्सेस में रिलेशन नहीं बताया है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेशन बताया था। यस तो आपको इसमें बताया था कि जिस एक्सिस के अबाउट आपने टॉर्क लिया है, आई भी क्या करोगे? उसी एक्सिस के अबाउट आप कैलकुलेट करोगे। आई भी क्या करोगे? उसी एक्सिस के अबाउट आप कैलकुलेट करोगे। तो बताओ तो जो हिंज जहां पे है, इस पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का आई कितना हो जाएगा? सिस्टम कौन सा है? रॉड है, इसका मास है आपको एम और लेंथ कितना है? एल। mgl/3। वेरी गुड। हमने क्या क्या रटा मार रखा है? इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो क्या है? इसका एंड पॉइंट है ना रॉड का। रॉड का क्या है? एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट के अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना होता है? ml²/3 होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो नेट टॉर्क है, जो नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क कितना आ गया है? तो नेट टॉर्क आ गया आपका mg l/2 इक्वल टू क्या आएगा? आई इंटू अल्फा। आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा ml²/3 इंटू अल्फा। ठीक है, अगर यहाँ से देखोगे अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एक एल से एक एल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3/2 3/2 जी बाई एल आ जाएगा ना? 2l 3g/2l। हाँ, 3g/12। यहाँ से आपको एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। पहला बात क्या आ गया? एंगुलर एक्सेलरेशन। कब आया है एंगुलर एक्सेलरेशन? जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, जिस इंस्टेंट पे आपने स्ट्रिंग को कट किया है उसी टाइम पे बात कर रहे हैं ना हम लोग, उसी टाइम पे अल्फा का वैल्यू आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये तो हमने क्या किया? रोटेशनल मोशन का इक्वेशन हमने लिख लिया, रोटेशनल मोशन का इक्वेशन हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं। इसका आपका अल्फा आ गया है, इसका आपका अल्फा आ गया है, जो कितना है? 3g/2l, 3g/2l। ठीक है, अब अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें, ठीक है, अब वो ट्रांसलेटरी मोशन की बात करेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन की बात करेंगे। ध्यान से देख जाना, फिर सब कुछ बताएंगे, फिर से को बताएंगे। ये हमारा Fy फोर्स लग रहा था इसका, इधर वो क्या लग रहा था? Fx फोर्स लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है? mg लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है? mg लग रहा है। अगर मैं पूछूं तो बताओ सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? ये क्या है हमारा? ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? आपको अल्फा पता है, अल्फा आपको पता है, यानी अगर हम लोग बात करें हर पॉइंट का अल्फा तो सेम होगा ना, सेंटर ऑफ मास का भी अल्फा क्या होगा? सेम होगा। और सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस पे? यहाँ से l/2 डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितना है? l/2 पे। अगर सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? तो जिस रेडियस में रोटेट कर रहा है वो रेडियस कितना होगा? l/2 के बराबर होगा। अगर सेंटर ऑफ मास की हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो कितना आएगा?
ए इक्वल टू क्या होता था, R into alpha. ए इक्वल टू क्या होता था, लीनियर एक्सटेंशन और एंगुलर एक्सटेंशन में रिलेशन बताया है, ठीक है, लीनियर एक्सटेंशन और, अरे एंगुलर एक्सटेंशन से लीनियर एक्सटेंशन पता करना है, कैसे निकालेंगे, आर इंटू अल्फा, आर इक्वल टू क्या लेंगे यहाँ पे, आर इक्वल टू लेंगे एल बाई L टू, by 2. और अल्फा तो निकाल के है, अल्फा कितना जगह है, एल बाई टू इंटू अल्फा इक्वल टू कितना आ गया है, अल्फा इक्वल टू 3g बाई 12, 3g बाई 12। यहाँ से अगर एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बात करें, एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बात करें, कितना जगह है, 3G by घबराओ 4. पर, 3G by 4. देखते जाओ बस, सब समझ में आ जाएगा, 3g बाई 4 है, ठीक है, एल नहीं होगा, हाँ एल नहीं होगा, 3g बाई 4, ऐसे भी एक्सेशन का यूनिट एल कहाँ से आएगा, एक बोली मिली बोली मैंने लिख दिया, 3g बाई 4 आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन लिखो, ये कौन सा एक्सेशन है, एक्सेशन होगा सेंटर ऑफ मास का बाई डायरेक्शन में होगा, ये जो एक्सेशन है सेंटर ऑफ मास का किस डायरेक्शन में होगा, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग की बात करोगे उस टाइम पे इसका जो एक्सेशन होगा क्या है, टेंजेंशियल एक्सेशन है ना, ये क्या है, ये जो एक्सेशन की बात करें कौन सा एक्सेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेशन होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे ये एक्सेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना, Yes. क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, वो कितना हो जाएगा, आप देखोगे रॉड पे देखोगे, अगर लीनियर की बात करते हैं हम लोग, लीनियर मोशन की जब भी स्टडी करते हैं तो सारा का सारा फोर्स क्या करते हैं हम लोग, सिस्टम पे एक पॉइंट पे लगाते हैं सेंटर ऑफ मास पे, तो मान के चल लेंगे जब हम लोग लीनियर स्टडी कर रहे हैं, लीनियर मोशन की जब स्टडी करेंगे तो क्या करेंगे, सारा का सारा फोर्स हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, लीनियर में से करते थे हम लोग, एक ही पॉइंट पे क्या करते थे, सारे फोर्स को हम लोग अप्लाई कर देते थे, भूल गए, एफबीडी जब बनाते थे क्या करते थे हम लोग, सारे नहीं के सारे सर, फोर्स को एक ही पॉइंट पे हम लोग अप्लाई कर देते थे, ये अब वाला देखोगे नहीं बोले, नहीं भूले अच्छा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, mg माइनस एफ बाई, mg माइनस एफ बाई इक्वल टू क्या आएगा, तो M into m इंटू एसीएम, m इंटू एसीएम, अगर यहाँ से एफ बाई की बात करें हम लोग, यहाँ से एफ बाई की बात करें, एफ बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा mg माइनस, minus MCM. MACM. हाँ m इंटू एसीएम, ठीक है, mg माइनस m इंटू एसीएम, कितना जगह, mg माइनस m इंटू एसीएम कितना जगह, तो 3g बाई 4 हो जाएगा, 3g बाई 4, कैलकुलेट कर लो इसको, ये 4mg माइनस 3mg ना, कितना जगह, mg बाई 4 आ जाएगा, क्या mg बाई 4 आ जाएगा, ये आना Yes. चाहिए, ठीक है, एफ बाई फोर्स निकाल लिया हम लोग, mg बाई 4, ठीक है, mg बाई 4, ठीक है, अब बताओ एफएक्स फोर्स कैसे निकालेंगे, एफएक्स फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो जस्ट आफ्टर कटिंग की बात कर रहे हैं, जस्ट आफ्टर कटिंग की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ओमेगा कितना होगा, अगर ओमेगा नॉट की बात करें तो 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे पार्टिकल क्या किया, जस्ट रोटेट करना स्टार्ट किया होगा, जस्ट पार्टिकल क्या कर रहा होगा, रोटेट करना स्टार्ट किया होगा, किया होगा कि नहीं किया होगा, तो ओमेगा नॉट क्या होगा उस टाइम पे, 0 होगा, ओमेगा नॉट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, अगर बात करें ओमेगा नॉट 0 होगा, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें कि सेंट्रीपिटल एक्सेशन कितना होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेशन कितना होगा, अगर एआर की बात करें तो कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, जस्ट अभी क्या किया, जस्ट स्टार्ट किया ना रोटेट करना, जैसे स्ट्रिंग कट किया है, क्या किया है, रॉड जस्ट स्टार्ट किया है रोटेट करना, ठीक है, जस्ट स्टार्ट किया होगा, उस टाइम पे क्या होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, सॉरी जो भी एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एफएक्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, एफएक्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफएक्स इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r के बराबर, mv स्क्वायर बाय r के बराबर, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते थे हम लोग कि m r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे भी लिखते थे ना, अगर ओमेगा 0 है, ओमेगा नॉट अगर
जीरो है, इनिशियल फोर्स कितना होगा, सॉरी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहा है। उस कंडीशन में एफएक्स क्या होगा, एफएक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। एफएक्स कितना हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। और एफ बाई कितना हो गया, एम जी बाई 4 हो गया। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से ऊपर से स्टार्ट करेंगे, एक बार खुद से देखो स्टेप बाय स्टेप क्या किए, कैसे हिंज फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। हिंज फोर्स हमको कैलकुलेट करना था, ठीक है, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, ठीक है। इस स्ट्रिंग को जैसे कट करेंगे उसके बाद हमको हिंज फोर्स कैलकुलेट करना था क्या होगा। तो स्ट्रिंग को कट करेंगे तो पहले मोशन को स्टडी करो, कैसा मोशन हो रहा होगा, कैसा मोशन हो रहा होगा। जैसे स्ट्रिंग को कट करोगे ये रॉड क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा इस तरह से, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, ये रोटेट करना शुरू करेगा, जस्ट स्टार्ट करेगा रोटेशन, ठीक है। तो जब रोटेशन स्टार्ट करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे नेट टॉर्क कितना कर रहा है, नेट टॉर्क को कितना लग रहा है, क्योंकि अब रोटेशन स्टार्ट हो गया ना, जैसे स्ट्रिंग को कट किया क्या किया है, रोटेट करना स्टार्ट किया। जब रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे पहले हम लोग। सबसे पहले हम लोग नेट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं अबाउट हिंज, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क कैलकुलेट करोगे, नेट टॉर्क एफ एस का टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एफ वाई का टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एक टॉर्क किसका बचा, एमजी का, एमजी का टॉर्क कितना हो जाएगा, एमजी हमेशा अप्लाई करेंगे तो किस पे करेंगे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। इस तरह से एमजी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एमजी यहाँ पे अप्लाई हुआ, इसका टॉर्क कितना आ जाएगा, एमजी एल बाई 2। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उससे ज्यादा मतलब नहीं, डायरेक्शन से हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। डायरेक्शन से बस पता चलेगा किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज से पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब यहाँ से क्या किया हमने, जब टॉर्क कैलकुलेट कर लिया तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा, ठीक है। आई हमको पता चल गया, इस सिस्टम का आई कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट, सेम एक्सिस लेंगे हमेशा जब भी आई कैलकुलेट करेंगे तो आई हमको पता चल गया एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा। तो आई इंटू अल्फा, यहाँ से अल्फा आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। यानी जस्ट स्ट्रिंग जब कट किया, जैसे ही स्टार्ट करना शुरू किया रॉड, उस इंस्टेंट पे इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा कितना होगा वो हम लोग को पता चल गया, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा करने से वो कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू आ गया 3/2 इंटू जी बाई एल, ठीक है, यानी 3g/2l आ गया। ये तो हो गया रोटेशन की बात। यहाँ से हमने जस्ट इनिशियल एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लिए, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा स्ट्रिंग को कट करने के बाद, सिंपल कैसे निकाल लिए हम लोग, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से निकाल लिए, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से निकाल लिए। अब आते हैं हम लोग कि ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखो एंगुलर एक्सेलरेशन हर पॉइंट का सेम होगा, किसी भी पॉइंट का देखोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। अगर हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको पता है कि लीनियर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो हर एक पॉइंट का अगर लीनियर एक्सेलरेशन निकालने की बात करोगे आप, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, तो क्या होगा, आर इंटू अल्फा के बराबर हो जाएगा। किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी पॉइंट का आप लीनियर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो क्या होगा, टेंजेंशियल तो क्या होता है बता चुके हैं, आर इंटू अल्फा के बराबर होता है। अगर सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें, सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो कितना हो जाएगा, आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू एल बाई 2 हो जाएगा। एल मत ले लेना, क्योंकि एम जी कहाँ लग रहा है, एल बाई 2 पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। हिंज से एल बाई 2 डिस्टेंस पे लग रहा है, यानी सेंटर ऑफ मास का अगर देखोगे रोटेशन तो इस सर्कल में होगा, ठीक है। इसका रेडियस कितना होगा, एल बाई 2 होगा। सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे लीनियर की तो कितना हो जाएगा, आर इंटू अल्फा, वो कितना हो जाएगा, एल बाई 2 इंटू 3g/12। अब सेंटर ऑफ मास का स्टडी कर रहे हैं मोशन को, सेंटर ऑफ मास को जब मोशन को स्टडी करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, सारा का सारा फोर्स हम लोग सेंटर ऑफ मास पे लगा देते हैं, सारा का सारा फोर्स हम लोग सेंटर ऑफ मास पे लगा देते हैं। तो सेंटर ऑफ मास को हमको पता है कि बाय डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो कितना है, तो 3g/4 है, ठीक है। इस डायरेक्शन में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है ACM वो कितना है, तो 3g/4 है, 3g/4 है। तो ये क्वेश्चन लगा दिया हमने, एम जी माइनस एफ वाई इक्वल टू कितना होगा, एम इंटू ए सी एम। यहाँ से एफ वाई इक्वल टू कितना आ गया, एम जी बाई 4 आ गया, एफ वाई इक्वल टू एम जी बाई 4, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो जैसी ओमेगा, अब एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स क्या हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो होता है एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर,
मान लो उस टाइम पे कुछ ओमेगा होता, उस हिसाब से एफएक्स भी आता, उस हिसाब से एफएक्स भी आता। लेकिन जस्ट क्या किया है, रोटेट करना स्टार्ट किया है, उस इंस्टेंट पे ओमेगा क्या होगा, जीरो होगा। उस इंस्टेंट पे ओमेगा क्या होगा, जीरो होगा। एफएक्स फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। बाद में आएगा एफएक्स फोर्स, जब रोटेट करते करते यहाँ पहुंच जाएगा तब आएगा एफएक्स, ठीक है, एफएक्स आएगा, एफ बाई सब आएगा। लेकिन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, उस स्टेट पे ओमेगा क्या होगा, जीरो होगा, एफएक्स फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर हिंज फोर्स की नेट बात कर ले हम लोग, हिंज फोर्स की, हिंज फोर्स की अगर बात करें तो हिंज फोर्स का मतलब क्या लिखा, एफ एक्स प्लस एफ वाई, वेक्टर फॉर्म में आई कंपोनेंट लिख सकते हो, जे कंपोनेंट लिख सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, जीरो, और एफ वाई इक्वल टू आ गया एम जी बाई फोर ना, एम जी बाई फोर। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हिंज फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, करना कैसे है, पहला स्टेप में आपको कर रहा है, पहले सारे फोर्स को लगाओ, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट पे फोर्स लगेगा, उसके बाद सारे फोर्स का आप टॉर्क कैलकुलेट करो, ठीक है। टॉर्क को क्या करो, आई इंटू अल्फा से इक्वेट करो और अल्फा निकालो सबसे पहला, पहला स्टेप में तो आपको अल्फा ही निकालना है, ठीक है। जो अल्फा निकाल लोगे तो आप सेंटर ऑफ मास का क्या करो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो, सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। और उसका फिर इक्वेशन लिखो। जब सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन लिख रहे होंगे तो सारे फोर्स क्या करेंगे, आप सेंटर ऑफ मास पे लगा देंगे। जब सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन लिख रहे होंगे तो सारे का सारा फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगा के आप उसका इक्वेशन लिख लोगे, ठीक है। वहां से आपको क्या आ जाएगा, तो वहां से आपको कोई एक बाई डायरेक्शन वाला फोर्स क्या आ जाएगा, आपको कैलकुलेट हो जाएगा। और एफएक्स फोर्स कैसे करोगे, एफएक्स फोर्स करोगे आप एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो भी ओमेगा होगा उस इंस्टेंट पे, ठीक है, जो भी ओमेगा होगा उस हिसाब से एफएक्स आप निकाल लोगे। यहाँ पे ओमेगा कितना है, जीरो है, एफएक्स फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई सर दिक्कत, नोट ऊपर कीजिए ना थोड़ा सा। इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो। बाकी लोग गायब हैं, नेटवर्क पता नहीं सर, केमिस्ट्री क्लास में भी लोग नहीं आए थे तो सर बंद कर दी क्लास। तुम ही लोग आए थे क्या, चार लोग, हाँ, कोई नहीं कर रहा था क्लास, बढ़िया है। इतने भी नहीं थे। क्लास बंद करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है क्लास बंद करने का। कहाँ से करूँ, ऊपर तक बताओ। नहीं सर, नीचे यहाँ तक लिख लिए सर, और नीचे। सर हमेशा इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा? लंबा प्रोसेस क्या है, कुछ नहीं है, ये तो बताते समय लग रहा है ना आपको। डायरेक्टली लिखना है लाइन, डायरेक्टली ए लाइन लिखना है, 10 सेकंड में अल्फा आ जाएगा, 10 सेकंड में अल्फा आ जाएगा। फोर्स लगाओगे और इक्वेशन लिखोगे, नेक्स्ट 10 सेकंड में आपको एसीएम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10 सेकंड में आपको ये आ जाएगा और 2 सेकंड में आ जाएगा, 10 30 सेकंड और 2 45 सेकंड में आ जाएगा, 40 सेकंड में। प्रोसेस लंबा नहीं है, नहीं समझ में आया, आ गया सर। ठीक है। आ गया तो एक एग्जांपल होमवर्क के तौर पर घर पे करना। अब जो रॉड है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम दे रहा हूँ। लेंथ इसका एल है, मास इसका एम है, ठीक है। स्ट्रिंग यहीं पे कनेक्टेड है, स्ट्रिंग इस तरह से कनेक्टेड है, लेकिन जो हिंज है, अब यहाँ पे हिंज है। हिंज क्या है, यहाँ पे है, जो कि लेंथ है, मान लो ये लेंथ है, कितना मान लो L/4 लेंथ मान लेते हैं। ये लेंथ कितना है, L/4 है, ठीक है। तो आपको निकालना है, कैलकुलेट हिंज फोर्स, कैलकुलेट हिंज फोर्स just after cutting the string,
just after cutting the string, just after cutting the string, जैसे स्ट्रिंग को कट करेंगे उस इंस्टेंट पे आपको हिंज फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, आंसर लिख देता हूं। इस केस में अल्फा इक्वल टू कितना आना चाहिए? ठीक है, जी बाई लेंथ कितना हो जाएगा? 3l/4। अल्फा इक्वल टू आ जाना चाहिए 4g/3l। देख लेना एक बार, मे बी अभी इतना ही आना चाहिए, मैं गेस कर रहा हूँ। 4g/, लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक, लेंथ कितना होगा? तो जगह 3l/4 आ जाना चाहिए, g/3l/4 ही आना चाहिए। देखना है वो करके, अल्फा की वैल्यू इतना आना चाहिए। ठीक है, आई कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आई कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा। आंसर नहीं पता, ठीक है, सॉल्व करना पड़ जाएगा मुझे सारा कुछ, तुम लोग करके आना। ठीक है, आओगे तो फिर बताओगे आंसर, आओगे तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर। पक्का। एक आपका एक और पार्ट बच गया है, टॉपलिंग का। ठीक है, टॉपलिंग का किस तरह से हम लोग टॉपलिंग क्या होता है और टॉपलिंग से पहले हम लोग पढ़ेंगे बर्क एनर्जी थ्योरम। टॉपलिंग अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे बर्क एनर्जी थ्योरम। उससे पहले एक चीज बताता हूँ, कुछ सरप्राइज आप लोग के लिए। कहाँ शुरू किया? यहाँ शुरू किया ना। ऊपर 10 क्वेश्चन लिखे मैंने। ठीक है, ऊपर आपके लिए 10 क्वेश्चंस लिख रखा पहले से। जब पीडीएफ भेजेंगे तो आपको 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ में आप लोगों का नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क रहेगा यही रहेगा। ठीक है, जो आज दिए हैं वो, और जो पहले होमवर्क दिया तो कंप्लीट तो करना ही करना है, साथ में ये 10 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो अभी पूछ लो। ठीक है, 5 मिनट का टाइम देते हैं, क्वेश्चन पढ़ोगे करके। क्वेश्चन नंबर 1 2, क्योंकि थोड़ा राइटिंग में भी दिक्कत हो जाए तो अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, करना घर पे सॉल्व है आपको, बस क्वेश्चन पढ़ते जाओ। ठीक है, और पूछोगे कहीं समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो बाद में मत बोलना नेक्स्ट क्लास में सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, आपका राइटिंग समझ में नहीं आया था, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बस रीडिंग मारते जाओ और बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। पहला क्वेश्चन पढ़ लिए? पहला क्वेश्चन क्या करना है, आई अबाउट ओ एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इस ट्रायंगुलर रॉड का 3 रॉड है, एक रॉड ए है, एक रॉड ए है और एक रॉड ए है। सबका मास कितना है? एम, और सबका लेंथ कितना है? एल है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो क्या है, 6 रॉड है इस तरह से, सबका लेंथ क्या है? एल है, सबका मास क्या है? एम है। 6 रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन है 6 क्या। ठीक है, हर हर क्या है, एक तो रॉड से मिलकर बना हुआ, सब रॉड का मास एम है, सबका लेंथ कितना है? एल है। ठीक है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस कैसा है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से जा रहा है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, एक टी पॉइंट है। ठीक है, एक टी है, इसमें इस वाला का लेंथ कितना है? इस वाला पोर्शन का लेंथ एल है, मास एम है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है? एल है, मास कितना है? एम है। तो ये जो क्रॉसिंग है, इस क्रॉस के बाद जो एक्सिस है इससे परपेंडिकुलर है प्लेन। अरे ये क्या चल कहाँ गया? क्वेश्चन समझा देता हूँ। इस एक्सिस का वाट आपको क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया साथ साथ रेडियस ऑफ गायरेशन भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब उसी तरह से एच बना हुआ है, लेटर क्या है? एच लेटर बना हुआ है। ठीक है, इसका हर एक का देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितना है? एल है। फिर यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है? एल है।
फिर यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है एल है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है एल है, सबका मास कितना है एम है, ठीक है। और क्या है, इससे रॉड इस तरह से रॉड से कनेक्टेड है जिसका लेंथ एल है, मास एम है। आपको इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ये जो एक्सिस है ये किसी एक साइड से जा रहा है, एच की एक साइड से जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट पेपर अकेडमी लिख रहा था मैं तो पूरा, लेकिन ज्यादा बड़ा हो जाता, ऐसा स्मार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसका सारे साइड का लेंथ कितना होगा एल 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 एल, सबका मास कितना होगा एम एम एम। अगर यहाँ से लेंथ देखोगे, अगर इस लेंथ की बात करोगे तो एल लेंथ की बात करेंगे तो ऊपर में भी एल है और ऊपर में भी एल है, ठीक है। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे देखोगे तो ए लेंथ एल है, ए लेंथ एल है, ए लेंथ एल है, ए लेंथ एल है, ए बी लेंथ कितना है एल है, ए बी लेंथ कितना है एल है, तो समझ जाना। ए बी लेंथ कितना है एल है, ए बी एल है, ए बी एल है, ए बी एल है, ए बी एल है, और ए लेंथ क्या है, ए लेंथ नहीं पता, ये एंगल दे रखा आपको 45, ये एंगल कितना है 45 है, ठीक है। उस तरह से ए लेंथ कितना होगा एल, ए लेंथ कितना होगा एल, ठीक है। और पूरा लेंथ कितना होगा, नीचे वाला देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एल और यहाँ से यहाँ तक एल, ए भी एल होगा, ए भी एल होगा, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या करना है, ये जो एक्सिस पास हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। सारा रॉड है, सारा रॉड है, ठीक है। उस तरह से क्या है 7 आइडेंटिकल डिस्क है, क्या है डिस्क है जिसका रेडियस आर है और सेंटर ऑफ ओ मास कितना है एम है, इस तरह से अरेंज है, ये सारा टच किया हुआ है, ठीक है। ये सारा क्या है टचिंग पॉइंट है, जैसे ऐसा है ना, जैसा इस साइड बना हुआ है उस तरह से इस साइड से भी बना हुआ है सब। इसके सेंटर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रहा है, यानी यहाँ से जो एक्सिस जा रहा होगा उस एक्सिस के बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो दिक्कत उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 पुल्ली है, एक पुल्ली 1 है, एक पुल्ली 2 है, ठीक है। बड़े वाले पुल्ली का रेडियस दे रखा है आपको 2 मीटर, बड़े वाले पुल्ली का रेडियस दे रखा है 2 मीटर, छोटा वाला जो पुल्ली है पुल्ली 2 जो है उसका रेडियस दे रखा है 1 मीटर। बड़े वाले पुल्ली से मास ए कनेक्टेड है, बड़े वाले पुल्ली से मास ए कनेक्टेड है और छोटे वाले पुल्ली से मास बी कनेक्टेड है, ठीक है। ब्लॉक बी कनेक्टेड है, ठीक है, ब्लॉक बी कनेक्टेड है। इसका मास आप मान सकते हो, इसका मास है एम ए, इसका मास है एम बी, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में एक गिवन है, एम ए जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की ओर आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की ओर आ रहा है, तो आपको एक्सेशन ऑफ बी निकालना है, एक्सेशन ऑफ बी निकालना है। ये दोनों पुल्ली क्या है जॉइंट है, ये दोनों पुल्ली क्या है जॉइंट है, ठीक है। एक बड़ा है एक छोटा है, बेसिकली क्या होगा दोनों ओमेगा से रोटेट करेगा तो दोनों सेम ओमेगा से दोनों रोटेट करेगा, ठीक है। तो आपको निकालना है एक्सेशन ऑफ ब्लॉक बी, ठीक है। ब्लॉक बी किधर होगा, अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, जैसे निकालना हो निकालना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से एक रॉड है, इस तरह से एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है एल है और जिसका वेट कितना है डब्ल्यू है, तो वेट कितना है डब्ल्यू है, ठीक है। इस तरह से 2 स्ट्रिंग से क्या है कनेक्टेड है, एक एंगल θ1 है, एक एंगल कितना बना रहा है θ2 बना रहा है विद वर्टिकल, एंगल θ1 बना रहा है, एंगल बना रहा है θ2 विद वर्टिकल, ठीक है। सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी सादे इक्विलिब्रियम में, ठीक है। जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है आपको निकालना है जो वेट होगा डब्ल्यू किस पॉइंट पे लग रहा होगा, किस पॉइंट पे लग रहा होगा। ऑब्वियस है डब्ल्यू कहीं और लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास से अलग पॉइंट पे लग रहा होगा, तभी क्या होगा रोटेटरी इक्विलिब्रियम में होगा। तो आपको टॉर्क और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स सब बैलेंस करना है, ठीक है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम देखना आपको, रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी देखना है, पॉइंट सेलेक्ट कर लेना, इस पॉइंट के बाद आपको सारा टॉर्क निकालना है, उस सबसे बैलेंस करोगे। ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है कि डिस्टेंस डी कितना होगा, ये डिस्टेंस आपका डी है, यानी वेट फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, इसको आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको आपको फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत समझ में आया सब क्वेश्चन सारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। एक व्हील है, ठीक है, जिसका रेडियस आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इस पे 4 तरह के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। 4 तरह के फोर्स लग रहे हैं, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है,
ए पॉइंट सी है, ए पॉइंट बी है। ये आपका F1 फोर्स हो गया, ये आपका F2 फोर्स हो गया, ये आपका F3 फोर्स हो गया, ये आपका F फोर्स हो गया। 4 फोर्स इस तरह से अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। सारा डायरेक्शन आपको शो दिखाया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना है नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, पॉइंट ओ कौन सा है, इसका सेंटर है। इस पॉइंट के अबाउट आपको नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह से एक डिस्क है जिसका बीच वाला पोर्शन क्या है, हटाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से एंगुलर व्हील है, एंगुलर व्हील है। ठीक है, जिसका बाहर वाला रेडियस देखोगे, आउटर रेडियस वो कितना है 20 सेंटीमीटर, और इसका जो इनर रेडियस है, ठीक है, इनर रेडियस की बात करेंगे, ये वाला इनर रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये ध्यान देना, यहाँ पे भी 4 तरह के फोर्स लग रहे हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 3200 केजी मीटर स्क्वायर। इसका एंगुलर व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, किस ठीक है, इस एक्सिस को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, और यहाँ पे 3 फोर्स लग रहा है। ठीक है, 3 फोर्स अलग अलग पॉइंट लग रहा है। मान ले पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट मान लेते हैं कि सी है। दिख नहीं रहा पॉइंट ए, एक पॉइंट मान लेते हैं कि सी है, एक पॉइंट मान लेते हैं कि ए है, एक पॉइंट मान लेते हैं कि बी है। 3 अलग अलग पॉइंट पे 3 तरह के फोर्स लग रहे हैं। ए है F1, ये है F2, ये क्या है F3। ठीक है, F3 पॉइंट क्या है, अंदर वाले पॉइंट पे लग रहा है। सारे फोर्स क्या है, टेंजेंशियल लग रहा है। सारा फोर्स क्या है, टेंजेंशियल लग रहा है। और इस पॉइंट का, ठीक है, यहाँ से एंगल दे रखा है आपको 120। साइड में भी लिख दिया थीटा कितना है 120, अगर ना दिख रहा हो तो आपको क्या करना है, एंगुलर एक्सेशन निकालना है व्हील का। अगर इस तरह से टॉर्क लग रहा होगा, ठीक है, इस तरह से फोर्स लग रहा होगा, टॉर्क निकालोगे। टॉर्क इक्वल टू क्या करोगे, आई इंटू अल्फा कर दोगे बेसिकली। आपको एंगुलर एक्सेशन निकालना है व्हील का, कितना होगा। ये 10 क्वेश्चंस है, इस आपको नेक्स्ट क्लास में होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन सारा समझ में आया, क्वेश्चन सारा समझ में आया। कहीं पे कुछ पूछना है तो बताओ, होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन इसलिए बता दिए क्योंकि मेरे राइटिंग में हो सकता है कहीं पे समझ में ना आ रहा हो, सर वो क्वेश्चन पढ़ते। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 8 एक बार फिर से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, देखो ये एंगल थीटा 1 है, एंगल थीटा 2 है। ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड 2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, एक स्ट्रिंग ये वाला आपका हो गया, एक स्ट्रिंग आपका ये हो गया, और एक स्ट्रिंग इस तरह से हो गया। और इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है। इस तरह से इक्विलिब्रियम है, ये एंगल थीटा 1 बना रहा है स्ट्रिंग, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा 2 बना रहा है। ठीक है, आपको निकालना है ये जो वेट फोर्स होगा कहाँ पे लग रहा होगा। इसके सेंटर पर नहीं लग रहा होगा वेट फोर्स, सेंटर पर लगेगा तो इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। अगर चीजें अगर इक्विलिब्रियम में है, मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल सारे इक्विलिब्रियम में है। ये जो वेट फोर्स होगा बेसिकली कहाँ पे लग रहा होगा, तो यानी लेफ्ट एंड से कितना डिस्टेंस पे लग रहा होगा ये वेट फोर्स। ठीक है, ताकि सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। कैसे निकालोगे, इसे मान लो टेंशन T1 है, इसे मान लो टेंशन T2 है, इसका कंपोनेंट ले लेना। ठीक है, एक बार क्या करना आप, एक बार आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करना। ठीक है, किससे, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या करोगे, सारे फोर्स को बैलेंस करोगे। इक्विलिब्रियम में है ना, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स बैलेंस करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, रोटेटरी इक्विलिब्रियम लगाओगे। और रोटेटरी इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नेट टॉर्क कितना होगा, 0 होना चाहिए। सारे फोर्स का आप क्या करोगे, टॉर्क निकालोगे। सारे फोर्स के टॉर्क को क्या करोगे, 0 करोगे। ठीक है, वहां से आपको 3 इक्वेशन आ जाएगा, T1 T2 और डी के फॉर्म में सॉल्व करके वहां से डी आपको निकालना है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में होमवर्क रहेगा। बड़ा मेहनत से लिखा हूँ क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के, नहीं सॉल्व करके आओगे तो भगा देंगे। थोड़ा एफर्ट तुम डालोगे तभी हम एफर्ट डालेंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छा तुम लोग पढ़ रहे थे तो चलो अच्छा सा क्वेश्चन लिख के देता हूँ, उसको ट्राई करना एक बार। ठीक है, टॉपिक से पहले हम लोग पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, बस ये आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तब Total work done is changing total kinetic energy. वर्क एनर्जी थ्योरम, चलो सर यहाँ भी आगे वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा, रोटेशन में तो सब कुछ आएगा।
बस यहाँ पे क्या कर रहा है, पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन की तरह रोटेटरी मोशन कर रहा है। यहाँ भी सब कुछ आएगा, इम्पल्स भी आएगा, कोलिजन भी आएगा, मोमेंटम भी आएगा, ठीक है, कोलिजन भी आएगा, लास्ट में आएगा सबसे लास्ट टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम को पता है क्या होता है, आपको पता है कि टोटल जो वर्क डन होता है, जो टोटल वर्क डन होता है क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और टोटल वर्क डन की जब बात करते हैं हम लोग, टोटल वर्क डन की जब बात करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम था कि टोटल जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। लेकिन जब रोटेशनल मोशन हम लोग यूज करेंगे इसी थ्योरम को, रोटेशनल मोशन में यूज करेंगे, जो ये जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें दो तरह के वर्क होगा। मान लो कि पार्टिकल ट्रांसलेटरी के साथ साथ रोटेटरी मोशन भी कर रहा है, ट्रांसलेटरी के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, साथ साथ ट्रांसलेट भी कर रहा है, साथ साथ रोटेट भी कर रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इन ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, इन ट्रांसलेटरी मोशन, और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ड्यू टू द रोटेशनल मोशन, ड्यू टू द रोटेशनल मोशन। ठीक है, जब यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखेंगे ना, तो हम उस फोर्स का ट्रांसलेटर वाला जो वर्क डन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन के कारण जो वर्क डन होगा वो भी लिखेंगे, और साथ साथ उस फोर्स के द्वारा जो रोटेशन के कारण जो वर्क डन हुआ है वो भी लिखेंगे। तो ट्रांसलेशन के कारण वर्क डन कैसे निकालते थे हम लोग, किसी फोर्स का क्या लिखते थे हम लोग, एफ डॉट डीएस, एफ डॉट डीएस ऐसे लिखते थे ना। किसी पार्टिकल का अगर फोर्स एफ लग रहा है, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स हुआ है या फिर डीएस हुआ है, तो फोर्स वर्क डन कितना आएगा, एफ डॉट डीएस। ठीक है, एफ डॉट डीएस या एफ एस लिखेंगे। वन डायमेंशन की बात करेंगे तो ऐसे भी लिखते हम लोग, वन डायरेक्शन की बात करेंगे तो रहने दो, ऐसे रहने दो। देखो जो रोटेशनल मोशन में लिखेंगे, तो रोटेशनल मोशन में वर्क डन कितना होगा, कितना होना चाहिए बताओ तो जरा। टाउ इनटू dt d थीटा। ठीक है, मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, और इस पे आप फोर्स लगा दिए, फोर्स आप इस लगा दिए, और ये क्या किया, थीटा एंगल से रोटेट कर गया, मान लो कि थीटा एंगल से रोटेट कर गया, ठीक है, फोर्स इधर लगा रहे थे टेंजेंशियली, और मान लो थीटा एंगल से रोटेट कर गया, तो रोटेशनल वर्क डन कितना होगा, रोटेशनल वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू डी थीटा, अगर थीटा से मल्टीप्लाई करके तो एफ इंटू थीटा के बराबर होगा। इसमें क्या करना है, जब भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे तो किसी भी फोर्स का दोनों तरह का वर्क लेना, वर्क एनर्जी थ्योरम तो ही रहेगा, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और नेट वर्क मतलब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पे जब वर्क डन लिखेंगे हम लोग, जब यहाँ पे वर्क डन लिखेंगे तो क्या आएगा, वर्क डन हम लोग ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों का हम लोग कंसीडर करेंगे, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों का वर्क लेंगे। कोई भी जो फोर्स होगा उसके कारण रोटेशनल वर्क कितना हुआ है, उस फोर्स के कारण ट्रांसलेशनल वर्क कितना हुआ है, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, या फिर कोई और भी फोर्स हो, कोई भी फोर्स रहेगा सबका हम लोग जो वर्क डन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रोटेशनल प्लस और काइनेटिक एनर्जी दोनों के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो नेट वर्क डन होगा, ठीक है, सारे फोर्स का वर्क डन लिखोगे रोटेशनल वाला, सारे फोर्स का वर्क डन लिखोगे रोटेशनल वाला, वो इक्वल टू कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की बात करेंगे। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तब भी यहाँ पे क्या करेंगे, नेट चेंज मतलब फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना था माइनस इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, और काइनेटिक एनर्जी जब लेंगे तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों की बात करेंगे। हर जगह पे दो दो कंपोनेंट होगा, हर जगह पे दो दो कंपोनेंट होगा, जिस भी फोर्स की बात करेंगे तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ठीक है, उस तरह से काइनेटिक एनर्जी चेंज की बात करेंगे तो नेट काइनेटिक एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल।
ठीक है, दोनों काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। रोटेशनल क्या होगा, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ट्रांसलेशन क्या होगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। कोई दिक्कत, जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना होगा, ठीक है, रोटेशनल मोशन में आप इस तरह से अप्लाई करोगे, ठीक है, इस तरह से आप अप्लाई करोगे, ठीक है, जब भी आपको यूज करना होगा तो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ। कोई दिक्कत, बोल नहीं रहा है जी। मेली, आदित्य, क्या बोले, क्या नो कोई दिक्कत नहीं है ना, वजह से इतना कुछ नो पढ़ा देते हैं, बोलते हैं दिक्कत है कि नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो पता चलेगा कोई दिक्कत है कि नहीं है। मान लो एक रॉड है, ज्यादा टफ तो नहीं लगता ना, है? लगे भी तो क्या फर्क ज्यादा पड़ता है सर, ना तो है ना। पढ़ना तो है ही ना, ये बात सही है, पढ़ना तो है ही ना सर, लगता है तो भूल क्या जाता फिर, पढ़ना है तो। मान लो इसका लेंथ कितना है, एल है, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एफ इस डायरेक्शन में, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एफ इस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, और इसका जो एक साइड है, ठीक है, एक साइड इस तरह से हिंज किया हुआ, फिक्स किया हुआ है, ठीक है, आपको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। आपको निकालना है तो फाइंड फर्स्ट पार्ट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एज a function of theta, function of theta। आपको सेकंड पार्ट निकालना है, फाइंड मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइंड मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड, रॉड का मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलो निकालो, जरा शुरू करो, कैसे करोगे, कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ खुद से, कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ खुद से। खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, एक बार बताएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करो, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, जब फोर्स लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, तो मान लो किसी एंगल पे, मान लो कि यहाँ तक रॉड रोटेट कर गया, सपोज दैट कि रॉड कैसे गया है, ऐसे रोटेट करके यहाँ पहुंच गया, ठीक है, और मान लो कि थीटा एंगल रोटेट कर गया, थोड़ा सा हिंट देता हूँ फिर आप ट्राई करो, मान लो कि थीटा एंगल क्या गया, रॉड रोटेट कर गया है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो फोर्स क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा होगा, एफ लग रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स आपको एफ लग रहा होगा, ठीक है, तो निकालो कि जो नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन होगा इस फोर्स का भी और ग्रेविटेशनल फोर्स का भी, जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मान लो इस फोर्स के कारण इसका इस इंस्टेंट पे ओमेगा कितना है, मान लेते हैं ओमेगा आ गया, आपको ओमेगा के बराबर आ गया इस इंस्टेंट पे, मान लो थीटा एंगल पे इसका ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा हो गया। आप क्या करना, वर्क डन निकालना सबका, ठीक है, और जो नेट वर्क डन आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देना,
चेंज काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देना। ठीक है, जरा करो जरा कैसे आएगा। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं कर रहे हो, नहीं हो रहा, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लग रहा होगा डिफिकल्ट डिफिकल्ट है लेकिन बड़ा सिंपल क्वेश्चन। पहले देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, पहले देख लेते हैं। ठीक, डायग्राम में वापस से बना रहा हूँ, देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो मोशन कैसा हो रहा है, मोशन कैसा हो रहा है, तो ए प्योर क्या हो रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी है नहीं है ना। यहाँ पे क्या कर रहा था, फोर्स लगा रहे थे एफ, और क्या कर रहा है, ये जो रॉड है इस पॉइंट के वाट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट का वाट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से रोटेट करते करते मान लो यहाँ पहुंच गया रॉड, रॉड कर गया रोटेट करते करते यहाँ पहुंच गया। ठीक है, ये फोर्स क्या लग रहा था, इधर की डायरेक्शन में एफ लग रहा था, इसका लेंथ दे रखा आपको एल। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो रोटेट करते करते पहुंचा, मान लेते हैं कितना एंगल रोटेट किया है, सपोज दैट एंगल रोटेट कर गया है थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा रोटेट कर गया। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि जो नेट वर्क डन होगा, यानी जो टोटल वर्क डन होगा किसके बराबर होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। टोटल वर्क डन की जब बात करेंगे उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन कौन कौन करेगा, एक आपको लग रहा होगा mg, एक रोटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और एक क्या लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है। ठीक है, अगर इस फोर्स की बात करें, इस फोर्स का वर्क डन कितना होगा, इस फोर्स के कारण पहले डिस्प्लेसमेंट देखो कितना होगा, इस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये फोर्स क्या लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा था, ये पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, इस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कितना होगा ये डिस्प्लेसमेंट, ए लेंथ कितना है एल, ये एंगल हमने माना कि थीटा से रोटेट कर गया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए लेंथ हो जाएगा एल कॉस थीटा, जबकि ए लेंथ कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। जिस पॉइंट पे आपने अप्लाई किया था फोर्स, वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस कर गया है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ से कहाँ डिस्प्लेस कर गया है, ये पॉइंट यहाँ से लेके इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे ना, फोर्स के डायरेक्शन में कितना पॉइंट डिस्प्लेस किया है। हमेशा कह सकते हैं बर्डन निकालने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट निकालो जो कि फोर्स के डायरेक्शन में, या फिर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट लिख लो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कितना कंपोनेंट होगा, तो हो जाएगा एल साइन थीटा। ठीक है, ये पॉइंट का क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया ना। ठीक है, फोर्स के अलाउंग देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एल साइन थीटा। इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, इसका वर्क डन हो जाएगा फोर्स का, फोर्स हो गया एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एल साइन थीटा, इसका वर्क डन कितना आ गया। ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब इसको पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करते हैं, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो कैसे निकलेगा, तो पहले इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास देखोगे तो कहाँ पे होगा, यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे होगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो L/2 डिस्टेंस पे होगा। अभी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, तो कितना ऊपर गया होगा सेंटर ऑफ मास, वही क्या होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये बताओ, ये लेंथ कितना है L/2, ये लेंथ कितना है L/2, ये लेंथ L/2 है, इसका कितना हाइट होगा, अगर इस हाइट की बात करें, h की बात करें, यहाँ से h इक्वल टू कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपको L/2 माइनस
L/2 cos थीटा बहुत बार किए हम लोग, ठीक है। कौन सी हाइट की बात कर रहे हैं? तो पहले सेंटर ऑफ मास क्या था, तो यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे था। अब रोटेट करते करते कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे गया, यहाँ पहुंच गया है। और कितना एंगल रोटेट किया है, थीटा किया है। अपने को ए हाइट निकालना है, ये हाइट आपको निकालना है। कितना होगा, ए डिस्टेंस में कितना होगा, L/2। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो क्या आ जाएगा, L/2 cos थीटा। हाइट h इक्वल टू कितना हो जाएगा, L/2 पूरा माइनस L/2 cos थीटा। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है आदित्य? जाके एक बार फिर से देखना सारा रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से का जो बगडन होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो बगडन होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। देखना फोर्स क्या लग रहा है, नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है सेंटर ऑफ मास का, अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये जो बगडन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना होगा, तो माइनस ऑफ इसका मास है m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा, कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा। कैसा मोशन हो रहा है, कंप्लीट प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है। जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगा किसका आएगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा। इनिशियल तो क्या था, इनिशियल इसका वेलोसिटी भी 0 था, ओमेगा भी 0 था। इनिशियल कंडीशन में ओमेगा भी 0 और वेलोसिटी भी 0। फाइनल कंडीशन में क्या होगा, इसका मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ओमेगा आ गया है, यहाँ पे कुछ ओमेगा आ गया है, ठीक है। जब ये रोटेट करके थीटा से यहाँ पे मान लेते हैं कुछ ओमेगा आ गया है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा फाइनल, तो हो जाएगा हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, आ जाएगा एफ एल साइन थीटा माइनस एम इंटू जी इंटू एच। इस इक्वल टू क्या पुट कर देंगे हम लोग, L/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ इंटू आई क्या लेंगे, आई लेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ रॉड अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। इसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रॉड का, ml²/3 होता है, ml²/3 होता है, इंटू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। अगर ओमेगा स्क्वायर लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका एफ एल साइन थीटा माइनस mg/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इधर से 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड में कितना हो जाएगा, ml²। यहाँ से ओमेगा हटाओगे तो क्या जाएगा, अंडर रूट। सबका कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो आपको बहुत सिंपल हो जाएगा, आप सबका वैल्यू दिया रहेगा तो आप सॉल्व करके फटाफट निकाल सकते हो। ये आपका आ जाएगा ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। आपको बस एक लाइन लिखना था, इक्वेशन लिखना था, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन है डिफिकल्ट है। आपको स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। करना क्या है, हमको लगाना है, यही कॉन्सेप्ट यही है कि टोटल बगडा इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं होगी, सिर्फ होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात। और बगडन निकालना है तो क्या निकालना है, दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है एफ, एक क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, ठीक है। इस फोर्स के कारण कितना बगडन होगा, तो इस फोर्स के कारण देख ले कितना पॉइंट डिस्प्लेस किया है, ये डिस्प्लेस किया है L sin थीटा, फोर्स कितना हो जाएगा F, और बगडन कितना हो जाएगा, तो FL sin थीटा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का बगडन निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते थे, सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास कितना गया है, h हाइट गया है, h हाइट कितना हो जाएगा, L/2 माइनस L/2 cos थीटा, तो हो जाएगा mgh इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यहाँ पे सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई आपको बस इस एक्सिस का वाट लिखना है, सॉल्व कर देना है, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगा। ये बात समझ में आता है, नहीं आ यस रहा, सर। कहाँ गायब हो गई थी? सर स्क्रीन फ्रीज हो जा रहा है बार बार। अच्छा, ज्यादा टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं है, कुछ कुछ चीजें टफ होती है, ठीक है। उसको लेकर समझोगे आप, स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उसको लग रहा है कि बात पता नहीं क्या चल रहा है, क्या हो गया। आप एक एक स्टेप करके समझो, पढ़ना है तो पढ़ना है, उससे भागने का कोई मतलब नहीं है।
जाओ क्वेश्चंस को वापस से इसी नोट्स को एक बार वापस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, सारा चीज क्या क्या पढ़ाया गया है और एक एक स्टेप को समझो, क्यों इसके बाद ऐसा किया गया है, क्यों इसके बाद ऐसा किया गया है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और कुछ बहुत लिखा है बड़ा चौड़ा, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है निकालना है मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब होगा, ठीक है। मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब क्या होगा, जिस इंस्टेंट पे ओमेगा जाके जीरो हो जाए। ये मान लो कि यहाँ से रोटेट करना शुरू किया था, किसी इंस्टेंट पे जाकर ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी भी इंस्टेंट पे जाकर ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ओमेगा जीरो होगा तब क्या होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा मैक्सिमम आएगा, आया कि नहीं आएगा। वहां पे हम लोग करते थे मैक्सिमम हाइट निकालना था, कब तक मैक्सिमम हाइट होगा, जब तक वेलोसिटी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा बाई डायरेक्शन में। जब तक वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव रहेगा, पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा। जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। यहाँ भी सेम चीज है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, तो ओमेगा यहाँ से रोटेट करना शुरू किया, ठीक है। अब जिस इंस्टेंट पे जाकर ओमेगा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ओमेगा क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा, उस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सेकंड पार्ट की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, फॉर मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें क्या होगा, इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एट मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बस ओमेगा इक्वल टू जीरो यहाँ पुट कर दो, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ओमेगा इक्वल टू जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, एफ एल साइन थीटा माइनस एम जी एल बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो पूरा को मल्टीप्लाई करता था 6/ml², 6/ml², ठीक है। तो पूरा को जीरो पुट करोगे तो सब क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 6/ml², तो क्या हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या से, यहाँ से बचेगा एफ साइन थीटा, यहाँ से एल भी कॉमन आ जाएगा, एल भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आप लिखोगे तो जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा माइनस ऑफ एम जी बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एम जी बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नो सर। ठीक है। अब यहाँ से इसको थीटा को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। यहाँ से देखोगे तो एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, एम जी बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एफ साइन थीटा इक्वल टू, बस सॉल्व करना है आपको, एम जी बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। 1 माइनस कॉस थीटा लिखते हैं ना, 1 प्लस कॉस थीटा को ऐसे लिखते हैं। और यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्टली देता हूँ, एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एफ इंटू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा बाई 2, ये भी 2 है, एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ से बचेगा 2 इंटू एफ इंटू कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू एम जी 2 से 2 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा साइन थीटा बाई 2, यहाँ से बचेगा साइन थीटा बाई 2। इसको इधर ले जाओ, क्या जाएगा tan थीटा बाई 2, यहाँ से जाएगा आपको tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 2f बाई एम जी। देखो बस कैलकुलेशन है, डाटा अगर दिया रहता तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाता, डाटा दिया तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या ना कुछ डाटा दिया रहेगा, कुछ ना कुछ। हम बहुत जनरल क्वेश्चन लेके बना रहे हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन लेके बना रहे हैं, ताकि बाकी चीज आप अपना फटाफट कर दो, कॉन्सेप्ट बस यूज करना है, ठीक है। आपको इतना लंबा नहीं आएगा, कभी भी क्वेश्चन इतना लंबा नहीं आएगा,
कुछ ना कुछ दिया रहेगा, ठीक है। इतना थीटा अगर मूव कर गया, हाँ क्वेश्चन इस पर जरूर आएंगे, ठीक है। आपको दिया रहेगा तो मान लो कि 30 डिग्री मूव कर जाता है, 30 डिग्री मूव कर जाता है तब कितना ओमेगा होगा, 40 डिग्री मूव कर जाता है तब कितना ओमेगा होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यही अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ओमेगा कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। क्वेश्चन छोटा रहे बड़ा रहे, हर केस में आपको ये दो कॉन्सेप्ट ही आपको यूज करना है इस तरह के लिए, ठीक है। ये तो मैंने तो बहुत कॉमन क्वेश्चन ले लिया, इसलिए ऐसा आ गया कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ गया, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट आपको यही है कि भाई आपको मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, आपको ओमेगा 0 करना है। और कभी आपको ओमेगा निकालना हो या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना हो तो आप इस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे, ठीक है। आज के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं, आज के लिए इतना ही। पीडीएफ भेज रहा हूँ, ठीक है। 2 दिन छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है तो आराम से सारा जो लास्ट के 2-3 लेक्चर है उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और पूरा क्लियर करके आना, क्योंकि अब शुरू होगा रोलिंग मोशन। टॉपलिंग पढ़ाना है, थोड़ा सा 20-25 मिनट का टॉपिक है, वो पढ़ा के रोलिंग मोशन शुरू करेंगे। रोलिंग मोशन में आपको ट्रांसलेटिव प्लस रोटेटिव मोशन का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है। 2 दिन का छुट्टी है, सैटरडे संडे, तो आप लोग को छुट्टी नहीं बेसिकली, आप लोग को सारा टॉपिक कवर करके आना पूरा रोटेशनल मोशन का, कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आता है? 3 से 4 दिन चलेगा वो पूरा टॉपिक, फिर आपका खत्म हो जाएगा। और बुकलेट में जहां तक बना लिया हो आज तक तो बना ही लोगे, बाकी आज जो होमवर्क दिए हैं उसको भी करके आओगे, ठीक है। अगर करके आओगे तो फिर मैं इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन होगा आपको वो भी मैं लिख के रखूंगा, नेक्स्ट क्लास होमवर्क दूंगा। नहीं करके आओगे तो फिर मैं मेहनत नहीं करने वाला। फिर करके आना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन करके आओगे तो आगे भी क्वेश्चन सब पुराने टॉपिक का भी लिख के देंगे, जिससे आपको पुराना टॉपिक रिविजन होते रहेगा। आज के लिए इतना ही।